जी वेलकम इन दिस लेक्चर। हु विल टेल मी कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? सहरिश, आसिफ, आप बताएंगी कौन सा टॉपिक था लास्ट टाइम? कैन यू हियर मी? यस सर। फातिमा, आप बता दें क्या पढ़ा था लास्ट टाइम? सर हमने डेरिवेशन की थी बर्नौली इक्वेशन बर्नौलीज इक्वेशन की डेरिवेशन की थी। और केसेस पढ़े थे डिफरेंट डायग्राम्स बना के। सही, दो केसेस भी उसके किए थे, ठीक हो गया। सो लेट मी ओपन द डॉक्यूमेंट। बर्नौलीज इक्वेशन, आज इसके एक दो न्यूमेरिकल्स करेंगे और पास्कल्स लॉ करेंगे। सो जी बताइए, बर्नौलीज इक्वेशन किन किन चीजों का कनेक्शन है? सर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हमने यूज किया था उसकी डेरिवेशन के लिए। सो बर्नौलीज इक्वेशन, ऑफ कोर्स इसकी कुछ असम्पशंस भी थी डेरिवेशन के दौरान, वो भी लिस्ट जी बना सर। लेते हैं कि फ्लो जो है वो स्टेडी होना चाहिए और फ्लो जो है लैमिनर एनर्जी लैमिनर होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल। और अलोंग स्ट्रीम लाइन। यस, यू मस्ट। सर आप लिख रहे हैं? सॉरी, सर आर यू राइटिंग ऑन द स्क्रीन, क्योंकि नजर नहीं आ रहा मुझे। अच्छा आपको दिखाई नहीं दे जी रहा? सर स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। ओके, लेट मी यस सर। शेयर। जी अब शेयर हो रही है? यस सर। ओके। So Bernoulli equation is actually a relationship between pressure, height and velocity of a fluid. और ये रिलेशन इस किस्म का रिलेशन है that remains constant if you move along the pipe at different locations. So what is this law? Is pressure plus the potential energy plus the kinetic energy, this must remains constant. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है if you have two locations, if this is the location 1 and this is the location 2, then P1 plus rho GH1 plus half rho V1 square, this must match with P2 plus rho GH2 plus half rho velocity of the fluid at second point. And of course there is some reference level जहाँ से हाइट मेजर की जाती है. दिस इज हाइट 1, दिस इज height 2. You know the value of pressure at this point, you know the value of height at this point, you know the value of V1 at this point. Then these three quantities are linked with the three quantities at this location where pressure is P2, height is H2 and velocity is V2. अब इसमें बहुत सारे केसेस हैं कि ये जो क्रॉस सेक्शन है ये इससे बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ये हाइट सेम भी हो सकती है, उसी हिसाब से टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं ना. अगर मैं हाइट सेम करूं तो लास्ट टाइम एक सिंप्लीफिकेशन किया था, कौन सी टर्म्स ड्रॉप हो जाएंगी? ये हाइट वाली. ठीक है, क्योंकि डेंसिटी तो फ्लूइड की सेम है, वो जो फ्लूइड इसमें मूव कर रहा है, ग्रेविटेशनल भी ठीक, एक्सेलरेशन भी ठीक है. अगर हाइट बराबर है तो ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी. इसी तरह कल जो मैंने डेरिवेशन की थी, मैंने यहाँ पे किसी एक जगह पे उसको साइज को बड़ा रखा था, क्रॉस सेक्शन को. ऐसा ही है ना? यस सर। अगर ये क्रॉस सेक्शन एरियाज भी सेम हो फॉर एग्जांपल और हाइट्स डिफरेंट हो, फिर ये वाली टर्म्स तो कैंसिल नहीं होंगी, लेकिन ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि अगर एक जैसा पाइप का डायामीटर है थ्रू आउट, तो फिर जो वेलोसिटी यहाँ होगी वही वेलोसिटी यहाँ होगी.
तो ये चीजें, ये सिंपली आप जनरल ये रिलेशन याद रखते हैं, फिर जो भी डेटा दिया जाता है प्रॉब्लम में उसके मुताबिक ये सेट करते हैं। सो प्रेशर प्लस यहाँ से अगर आप हाइट लें, प्रेशर, हाइट एंड वेलोसिटी ऑफ ए फ्लूइड, दे आर कनेक्टेड विद दिस बर्नौलीज लॉ। दिस द सम ऑफ दीज थ्री क्वांटिटीज इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि अगर फर्स्ट पॉइंट पे ये वैल्यूज थी तो ये इक्वल होगा सेकंड पॉइंट पे। अगर कोई एक चीज इंक्रीज करेगी इनमें से, लेट अस से हाइट इंक्रीज करती है, तो फिर प्रेशर को या वेलोसिटी को समहाउ डिक्रीज होना पड़ेगा, सो दैट द सम ऑफ दीज थ्री रिमेन्स कांस्टेंट। तो कोई एक चीज इंक्रीज करेगी तो दूसरी डिक्रीज करेगी, सही है। अगर कोई एक चीज डिक्रीज करेगी तो दूसरी को इंक्रीज करना पड़ेगा। दिस इज लाइक जिस तरह बॉयज लॉ पढ़ते हैं, पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट, पढ़ा हुआ है ना। इसका मतलब ये होता है P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2। तो अगर आप वॉल्यूम प्रेशर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, इस तरह का ये लिंक है। तो PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, एग्जैक्टली यही सिचुएशन है यहाँ पे। P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो इसको आप जहां मर्जी मेजर करें, पॉइंट 1 पे मेजर करें, पॉइंट 2 पे मेजर करें, पॉइंट 3 पे मेजर करें, ये सम कांस्टेंट होगा। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये सम कांस्टेंट होगा। इट मीन्स कि अगर कोई एक चीज चेंज हो रही है तो दूसरी को भी चेंज होना पड़ेगा टू एडजस्ट द इक्वेशन, इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ये है। अब हम इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो बताया था आपको बुक्स में बास का ये रो से डिवाइड करके लिखा जाता है, लेकिन इस तरह याद करना ज़्यादा इजी आई थिंक, P प्लस रो जी एच, क्योंकि हमें ये पता है ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये काइनेटिक एनर्जी होता है। मैथ्स को आप रो से रिप्लेस किया और डेंसिटी से। अब एक प्रॉब्लम करते हैं यहाँ पे हम। Let me share some of the document. Can you see the screen? Yes, sir. Okay. So let us write a problem. डायग्राम में बनाता हूँ बर्नौलीज इक्वेशन। ये बहुत आसान प्रॉब्लम्स हैं। एक पॉइंट पे इंफॉर्मेशन गिवन है, दूसरे पे फाइंड करनी है। So we have a pipe. Let me open another file. इसमें वो व्हाइट बोर्ड दे देते हैं। ये व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है? Yes. ओके। सो इस वक्त हम ये सेम क्रॉस सेक्शन एरिया ले रहे हैं इस पॉइंट पे, और ऑफ कोर्स ये रेफरेंस लेवल है। आई कैन ड्रा so this is height h1, this is height h2, so h1 h2, और इसको पॉइंट 1 ले लें। तो डेटा मैं बाहर लिख रहा हूँ, आप इनसाइड भी लिख सकते हैं। सो जो प्रेशर दिया हुआ है वन लोकेशन पे, ये है 2 एटमॉस्फेयर, और जो वेलोसिटी दी हुई है वो है 2 मीटर पर सेकेंड।
और जो हाइट 1 है ये है 5 मीटर, जो हाइट 2 है वो है 10 मीटर, और यहाँ पे जो V2 है that is सेम 2 मीटर पर सेकंड। क्यों सेम है? चूंकि क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। यहाँ पे प्रेशर हमें चाहिए, तो ये कुछ यूनिट्स आपको मैंने बताए थे प्रेशर के यूनिट्स क्या क्या होते हैं जी? न्यूटन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं 1 पास्कल। और मैंने एक दो और यूनिट्स बताए थे और आपको कहा था मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, ये डेटा आपको जो है ना वो क्वेश्चन के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। लाइक अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM से लिखते हैं, ये होता है 1 पॉइंट 10 raised to power 5. यस यू आर राइट, लेकिन अगर एग्जैक्ट देखें तो थोड़ा सा पॉइंट्स में भी होता है, इनटू 10 पावर, आप सिंपली 10 पावर 5 पास्कल भी ले सकते हैं। 1 एटमॉस्फेयर इज 10 पावर 5 पास्कल। ये जो 0.013 है इससे इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टू बी मोर एक्यूरेट दिस इज 101300 पास्कल। तो अगर आप वो ये वाला नहीं लेंगे, इसको सिंपली 1 लेंगे, तो 10 पावर 5 में ये 1300 की जगह भी 2 जीरो आ जाएंगे। तो ये इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत बड़ी वैल्यू है, उसमें से आप 1300 निकाल भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एनीवेज आपको जो दिया जाएगा क्वेश्चन में आपने वही लेना है, 10 पावर 5 पास्कल दिया है तो वो लेना है। एक और यूनिट भी होता है टॉर। सो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल्स टू 760 टॉर, लेकिन ज़्यादातर जो हम यूज़ करेंगे ये पास्कल और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही यूज़ करेंगे। जी अप्लाई करवा दें बर्नौलीज इक्वेशन इस पे और डेटा फिट करते हैं। सो क्या होगा जी? P प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर, दिस मस्ट बी ए कांस्टेंट थ्रू आउट इन दिस पाइप। जहां मर्जी दो लोकेशंस ले लें, तो अब हम दो लोकेशंस लेते हैं, P1 प्लस रो GH1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। सो लेट अस अज्यूम फॉर द मोमेंट के यहाँ पे वाटर का फ्लो हो रहा है, तो वाटर की डेंसिटी जो है वो है 1000 किलोग्राम। तो आप वैल्यू पुट करें या ना करें वो वैसे ही कैंसिल हो जाना है। आप कहेंगे क्या ये टर्म और ये टर्म सेम है या नहीं? Yes, sir. क्योंकि V1 भी 2 मीटर पर सेकंड है, V2 भी, क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है तो फिर वेलोसिटी सेम होगी। हाँ जी, क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट हो जो कि हम बाद में न्यूमेरिकल करेंगे, फिर वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट होती है, ये ऑलरेडी भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस टर्म को तो ड्रॉप ही कर दें। आप मुझे बताएं कि लोकेशन 1 से जब आप लोकेशन 2 पर आए हैं किस चीज में इंक्रीज हुआ है? हाइट में इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ? Yes, sir. तो वो इंट्यूशन क्या कहता है कि अगर आपने इस चीज को कांस्टेंट रखना है, ठीक है, ये तो थ्रू आउट कांस्टेंट ही रहा चूंकि वो क्रॉस सेक्शन एरिया सेम था। अगर हाइट में इंक्रीज आया है तो प्रेशर में क्या आना चाहिए? Decrease. डिक्रीज, तभी ये बैलेंस होगा और ये सम ऑफ दीज थ्री विल बी कांस्टेंट। तो यहां से मुझे पहले से ही आइडिया हो रहा है कि P2 स्मॉलर होगा P1 से, ठीक है। तो P1 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एक चीज याद रखिएगा, जब आप आंसर लिखें या तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में लिखें आंसर या पास्कल में लिखें, इट इज अप टू यू। तो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कन्वर्ट कर लें पास्कल में, तो फिर पास्कल में ही आंसर आएगा आपका। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें। सो P2 विल बी, हमें P2 चाहिए है, बाकी क्वांटिटीज उधर ले जाएं, P1 प्लस रो जी कॉमन ले लें तो H1 माइनस H2 यही बनेगा जी। P2 मुझे चाहिए है, इसको आइसोलेट किया, रो जी H2 को दूसरी साइड पे ले गए, तो P1 प्लस दिस। सो P1 की क्या वैल्यू है? 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सही। बाद में देखते हैं कि एक जैसे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। रो जी, रो क्या होगा? 1000, G10 ले लें या 9.8 ले लें,
9.8, H1 माइनस H2, H1 माइनस H2 क्या होगा? 5 माइनस 10, 5 माइनस 10। यहाँ से देख रहे हैं कि नेगेटिव साइन जनरेट होगा ना? यस सर। तो ये नेगेटिव साइन, इसका मतलब कि 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से ये माइनस हो जाएगी समथिंग, जो कि इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो गया। सो व्हेन ए फ्लूइड गेन्स हाइट इन ए पाइप, और पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज नहीं हो रहा, तो फिर प्रेशर को डिक्रीज होना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी तो सेम है, वो साइज सेम है पाइप का थ्रू आउट। तो अब इसको कैलकुलेट कर लें जरा, ये क्या बनता है। 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी अगर आप चाहें तो, क्योंकि ये सारा मीटर पर सेकंड और उनमें चाह रहा है, तो ये यहाँ से पास्कल में आना है आंसर, ठीक है। तो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस ये बन रहा है 49,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विच इज पास्कल। अब इसमें से 2 में से मैं ये माइनस नहीं कर सकता जब तक कि मैं इसको भी कन्वर्ट ना कर दूं पास्कल के अंदर। सो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने पास्कल के इक्वल होगा? यहां से ये लें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या आएगा जी? 101300। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके जल्दी से बताएं। करें जी मल्टीप्लाई, 101300, ये एक ATM है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, सो 006202, सो 202600 माइनस 49,000। तो बताइए आंसर क्या आएगा इसको? ये अब आपके पास पास्कल में आ गया। तो ये ओरिजिनल है, अगर इसको 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पास्कल में कन्वर्ट करें तो ये 202600 पास्कल था, जबकि इससे कम वैल्यू ये बनेगी। यू कैन सब्ट्रैक्ट, ठीक है जी, और यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। सो व्हेन हाइट इंक्रीजेस pressure decreases to balance this। जी कोई क्वेश्चन हो इसमें? ये न्यूमेरिकल बड़े आसान होंगे बर्नौलीज इक्वेशन के। यू विल बी गिवन इंफॉर्मेशन एट 2 पॉइंट्स, और उनमें से कोई एक चीज मिसिंग होगी। ऑफ कोर्स सब कुछ दिया जाए तो आपने क्या करना है, या तो यहाँ पे वेलोसिटी मिसिंग होगी या यहाँ प्रेशर मिसिंग होगा, तो आपने जो है वो ये लॉ लगाकर, बर्नौलीज लॉ, इसको कंप्लीट करना होगा। ओके, अब एक छोटा सा और लॉ है, बट बिफोर दैट मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लिखता हूँ, वो सॉल्व कीजिएगा। अब ये करते हैं, ये आपने खुद करना होगा कि क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ा देते हैं, डबल कर देते हैं तकरीबन। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? यस सर। ओके, सर। बोलते रहा करें ताकि मुझे कुछ आइडिया हो। यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो दी हुई है आपको 4 मीटर पर सेकेंड, और जो प्रेशर दिया हुआ है दैट इज 2 ATM। एंड इंटरेस्टिंगली इस क्वेश्चन में हाइट सेम है, ठीक है। इफ दिस इज सम रेफरेंस लेवल, then this height and this height, this is same। आपको समझ आ गई होगी। अब एक टर्म कैंसिल हो जानी है उसमें, हाइट से रिगार्डिंग के टर्म से। पहले वेलोसिटी के रिगार्डिंग टर्म दोनों तरफ कैंसिल हुई थी। ये बात समझ आ रही है ना आपको? जब क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होगा, वेलोसिटी एट 1 वेलोसिटी एट 2 के सेम होगी। अगेन आई राइट P1 प्लस रो GH1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। पिछले केस में हमने क्या किया था? क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रखा था लेकिन हाइट डिफरेंट की थी, तो ये वाली टर्म्स कैंसिल हुई थी यस सर। क्योंकि वेलोसिटी सेम होगी अगर एक जैसा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। लेकिन इन्होंने डिफरेंस क्रिएट किया क्योंकि हाइट डिफरेंट थी। अब क्या होगा?
हाइट कैंसिल हो जाएगी। यस यू आर राइट। अब ये है कि ये टर्म्स रहेंगी, अब वेलोसिटी सेम नहीं हो सकती बिकॉज वी हैव डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया। इस केस में चूंकि हाइट सेम है तो ये वाली टर्म्स ड्रॉप होंगी, सही। तो अगेन आपको लिंक मिल जाएगा P1 P2 का V1 V2 के साथ। कोई एक चीज मिसिंग है, V1 दिया हुआ है, P1 दिया हुआ है, और यहाँ पे जो है आपको V2 जो है वो 1 मीटर पर सेकंड दिया है, और आपको P2 जो है वो डिटरमिन करना है इस पॉइंट 2 के ऊपर, जस्ट इनसाइड दिस पाइप। मैंने एक वर्ड बोला जस्ट इनसाइड दिस पाइप, मैंने ये वर्ड क्यों यूज किया है? क्योंकि Outside inside the है door. pressure। क्योंकि जैसे ही पाइप से बाहर आ जाता है फ्लो, तो उस वक्त तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बन जाता है, ठीक है। ये हम पाइप के अंदर की लोकेशन की बात कर रहे हैं। यू गॉट इट? यस ये यूं समझिए कि मेरे पास अगर एक ये कंटेनर है, इसमें फ्लूइड है और ऊपर से ये ओपन है, तो इस फ्लूइड के ऊपर जो सरफेस है इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। इसी तरह अभी मैं एक टॉर्सैलिस लॉ भी आपको बताऊंगा कि हमारे पास अगर एक ये कंटेनर है, बहुत बड़ा टैंक है, और यहाँ पे कोई ओपनिंग है और यहाँ से वाटर का फ्लो हो रहा है, जैसे ही वाटर इस ओपनिंग से बाहर आ जाता है या लिक्विड बाहर आ जाता है, इस वक्त वो फ्री इन्वायरमेंट में है, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो ATM होगा, प्रेशर एटमॉस्फेरिक। इसी तरह यहाँ पे भी प्रेशर जो होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। व्हेन द फ्लो इज कन्फाइंड बिटवीन टू वॉल्स और पाइप, तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता, ये जो मैं डिफरेंट डॉट्स बना रहा हूँ, यहाँ पे प्रेशर चेंज होता है, वेलोसिटी भी चेंज होती है, लेकिन प्रेशर, वेलोसिटी और हाइट में जो लिंक है वो हमें बर्नौलीज ने दिया है। गो के उसकी अभी जब आप कोर्स में थोड़ा आगे मूव कर जाएंगे यू विल सी ये बड़ी स्ट्रॉन्ग इसकी वो अजम्पशंस हैं जिनकी बेस पे हम इसको अप्लाई करते हैं, सही। ये इतनी कोई वो नॉर्मल सी अजम्पशन नहीं है, फ्लो स्टेडी हो, अलॉन्ग स्ट्रीम लाइन हो, दूसरे लफ्जों में इरोटेशनल हो, उसमें रोटेशन ना हो, तभी हम कहते हैं कि स्ट्रीम लाइन से है ना वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे। एनीवेज ये डिटेल्स थोड़ी सी बाद में भी आएंगी। एट द मोमेंट यू मस्ट फोकस ऑन सॉल्विंग दीज न्यूमेरिकल्स। यू विल बी गिवन इंफॉर्मेशन एट 2 पॉइंट्स, और किसी एक पॉइंट पे कोई एक इंफॉर्मेशन मिसिंग होगी, that you can calculate with the help of Bernoulli's equation. I hope the message is clear. अब मैं आगे मूव करता हूँ। So let me save this and clear this. Okay. Now I open the Torsell's law. This is very old law, but still very useful. Let me share the screen. Can you see this PDF? क्या लिखा हुआ है? Yes, sir. So we have this Torricelli's equation. So this was an Italian scientist. An Italian scientist investigating fluid flow experimentally found in 1843 that the velocity of fluid flowing out through a small hole at the bottom of an open tank is given by the formula V exit is under root 2 GH, where H is the height of the fluid above the opening or hole and G is the gravitational acceleration. So what Torricelli did is ये एक्सपेरिमेंटली उसने रिलेशनशिप निकाला है, ठीक है, लेकिन हम इसको मैथमेटिकली भी देखेंगे। दिस इज ए लार्ज टैंक, सॉरी माय ड्राइंग इज नॉट सो गुड, टैंक थोड़ा सा टेढ़ा हो गया इधर से। ये टैंक दिखाई दे रहा है? Yes, So sir. this is filled with some fluid,
ये आप समझिए आपके घरों में छतों पे जो रिजर्वायर होता है, जो टैंकी होती है, ठीक है, और लेट अस से यहाँ पे ना इसको हम एक ओपनिंग दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ से जो है ना फ्लूइड आउट होगा, दिस इज ओपनिंग, यहाँ से फ्लूइड जो है ओके। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ एग्जिट होगा, ये टोरिसेली ने बताया कि ये 2 टाइम्स g टाइम्स h अंडर रूट होगा वेलोसिटी एट एग्जिट, वेयर h इज द हाइट, इस ओपनिंग से ऊपर जितनी इस वाटर की या इस लिक्विड की हाइट है, ये हाइट है, ठीक है। आप जरा ये नोट करें, जैसे जैसे हाइट कम होती जाएगी, इंट्यूशन क्या कह रहा है, एग्जिट की वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी ना, जैसे जैसे टैंक खाली होता Decrease. जाएगा, जैसे जैसे टैंक खाली होता जाएगा, इसका मतलब हाइट कम होती जा रही है, तो एग्जिट की वेलोसिटी भी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। h is the height of the fluid above the hole and g is the gravitational acceleration। अब एक रिमार्क छोटा सा मैंने यहाँ पे लिखा है, आप लोगों ने फिजिक्स भी पढ़ा हुआ है थोड़ा सा, तो उसको अगर हम देखें, लेट मी क्लियर आवर ड्राइंग्स। बताया जा रहा है कि द सेम फार्मूला डिस्क्राइब्स द वेलोसिटी ऑफ अ फ्री सॉलिड पार्टिकल फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट h इन द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। एक पार्टिकल अगर फ्रीली फॉल कर रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो उसकी वेलोसिटी भी यही होती है 2gh। कैसे जी? आपको ये पता है कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जाती है, लेकिन अमाउंट ऑफ एनर्जी कंजर्व रहती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता है ना? Yes, sir. अगर ये पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल किसी हाइट h पे है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh, ठीक हो गया। उसके बाद उसने ड्रॉप होना शुरू किया, तो वेलोसिटी गेन की लेट अस से v, इसमें से अगर आप v को आइसोलेट करें, m से m कैंसिल हो जाएगा, सो v स्क्वायर क्या बनेगा 2gh, और v is 2gh under the root, 2gh under the root। तो यही लॉ है टोरसेलीज लॉ। आप इसको यूं इमेजिन कर सकते हैं कि जो टैंक में वाटर पड़ा हुआ है या लिक्विड पड़ा हुआ है, ये तमाम मॉलिक्यूल्स हैं, और ये भी फ्रीली फॉल कर रहे हैं अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ऐसे ही है, ये भी फ्रीली फॉल कर रहे हैं। एक हर पार्टिकल को अगर इंडिविजुअली मॉलिक्यूल्स को लें, तो ये इसी तरह की सिचुएशन बनती है, इसीलिए ये वही रिलेशन है। लेकिन चूंकि टोरसेलीज ने ये बहुत पहले ये ला दिया था, अब जो करंट रिसर्च है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि ये जो फार्मूला टोरसेली ने दिया है, ये इतना प्रिसाइज नहीं है। मतलब अगर आप जब आप एक्सपेरिमेंटली वैल्यूज कैलकुलेट करें तो थोड़ा सा डिफरेंस आता है, दिस इज नॉट क्वाइट प्रिसाइज। इनफैक्ट ये जो हमने लिखा v एट एग्जिट 2gh, ये तो टोरसेली ने दिया 1800 समथिंग में, 1800s में। लेकिन विद रीसेंट टेक्स्ट लेटेस्ट ये है कि यहाँ पे ना एक फैक्टर फाई होना चाहिए, जो कि साइज ऑफ ओपनिंग, उसकी शेप कैसी है, एलिप्टिकल है, सर्कुलर है, व्हाटएवर, उस पर भी डिपेंड करना चाहिए, ठीक है। तो जो टोरसेलीज का लेटेस्ट फार्मूला है वो है v एट एग्जिट इज 5 टाइम्स 2gh। अब ये क्वेश्चन है कि फाई कहाँ से आएगा? डिफरेंट जो हाइड्रोलिक्स की बुक्स हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स की जो डिफरेंट बुक्स हैं, उनमें इस फाई की वैल्यू के टेबल्स बनाए हुए हैं। आपने टेबल्स का तो पता है ना, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल होता है, लॉगरिथम का टेबल होता है, इसी तरह जो हाइड्रोलिक्स की बुक्स हैं उनमें इस फाई की डिफरेंट वैल्यूज दी हुई हैं कि साइज और शेप क्या हो तो फाई क्या होगा, ठीक है। तो जब आप न्यूमेरिकल कोई करें, आपको अगर फाई दिया जाए, लेट से 5.5 है या 5.6 है, उसको वैसे ही यहाँ सेट करना है।
और बाकी तो 2GH अंडर रूट है जो कि टोरिसैलिस ने दिया है। सो यू कुड से कि ये जो अभी लॉ हमने लिखा है ये इम्प्रूव्ड टोरिसैलिस लॉ है। इसमें बाहर एक कोफिशिएंट या एक फैक्टर अटैच किया जा रहा है जो किस चीज पे डिपेंड करता है, फाई किस चीज पे डिपेंड करता है, Opening of the Shape- shape or size. हाँ, शेप और साइज ऑफ द ओपनिंग, ठीक है। इवन विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड पे भी डिपेंड करता है, बट मेनली जो है ना शेप और साइज पे है। तो इसकी जो वैल्यूज हैं आपको दी जाती हैं। तो फाई अगर 1 ले लें तो ये क्लासिकल टोरिसैलिस लॉ बन जाता है। ऐसे ही है ना, फाई को 1 ले लें तो ये अंडर रूट 2GH आएगा जो कि फ्रीली फॉलिंग पार्टिकल की वेलोसिटी होती है। तो आप ये समझिए कि जो टैंक में पानी के मॉलिक्यूल्स हैं दे आर फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो ये मैंने एंड पे ये डेरिवेशन भी बताई है कि वही पोटेंशियल एनर्जी को इसके इक्वल रखें तो ये बनता है। इंटरेस्टिंगली ये टोरिसैलिस लॉ ये भी बर्नौलीज इक्वेशन से भी मैं डिराइव करके बताऊंगा। अभी तो हमने ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यू विल सी के बर्नौलीज इक्वेशन से जिस तरह हमने हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन भी निकाल ली थी ना, चेंज इन प्रेशर इज इक्वल्स टू रो जी H2 माइनस H1 या रो जी एच। हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन हमने ये भी बर्नौली से निकाली थी। तो ये वाला जो लॉ है टोरिसैलिस लॉ ये भी बर्नौली इक्वेशन से डिराइव किया जा सकता है। ओके, आई विल अपलोड ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स। ये जो PDF आपको टोरिसैलिस लॉ का शो किया। सो वी हैव लास्ट 5 मिनट्स में पास्कल्स लॉ को एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ताकि वो सरप्राइज जो है ना उसको रिजॉल्व किया जाए। So today I see the maximum strength in the class. That's very good. Pascals. कोई स्टूडेंट मुझे बताया व्हाट इज पास्कल्स लॉ? ये 6th 7th ग्रेड में साइंस की बुक्स में पढ़ा होगा आपने पास्कल्स लॉ। व्हाट इज इन द चैट? अटेंडेंस है, ठीक है। ओके, फाइल ओपन नहीं हो रही पास्कल्स लॉ। मैंने टू सेव टाइम मैंने ऑलरेडी टाइप करके तो कहा था कि वो कवर अप हो जाए। चलो लेट मी चेक अगेन पास्कल्स। Yes, within 2 minutes we can finish because this is very easy concept, but for the sake of completeness of this course or maybe कुछ लोगों को अभी भी ना पता हो, let me share the screen. Can you see this Pascal's law? Yes, sir. Yes, sir. Okay, the pressure exerted anywhere in a confined incompressible fluid is transmitted equally in all directions throughout the fluid, such as initial remains the same. इनिशियल डिफरेंस जो भी प्रेशर का था वो तो अपनी जगह पे है ही, लेकिन अगर आप कहीं भी प्रेशर चेंज करते हैं, एक्सर्ट करते हैं, तो प्रेशर ट्रांसफर हो जाता है तमाम साइड्स में इक्वली। इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? हाइड्रोलिक लिफ्ट इसके प्रिंसिपल में बनाया गया है जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। हाइड्रोलिक ब्रेक्स, जो गाड़ियों के ब्रेक्स हैं वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ये मैंने एक वो फिगर बनाई है, ये फिगर सबको दिखाई दे रही है? Yes, sir. ओके, तो अगर आप ये देखें, वी हैव इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इन दिस कंटेनर and on one side we have cross section area very small and on other side we have big cross section area. So we have a piston here और उसके ऊपर हमने किसी गाड़ी को या किसी हैवी ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। यहाँ से हम फोर्स अप्लाई करते हैं, मीन प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है। वो प्रेशर ट्रांसमिट हो जाता है थ्रू आउट यहाँ से दूसरी साइड पे। क्यों ट्रांसमिट होता है? इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि फ्लूइड जो है वो इनकम्प्रेसिबल है।
जब फ्लूइड Incompressible. इनकम्प्रेसिबल है तो उसने इस इफेक्ट ने कहीं ना कहीं आगे जाकर अप्लाई होना है, यही पास्कल्स लॉ है। तो अगर इसको मैथमेटिकली देखें, और ये आप देखें तो मैंने डीपी में भी यही लगाया हुआ है, ठीक है, हमारे जो ग्रुप का डीपी है। सो P1 मस्ट बी इक्वल्स टू P2 तो प्रेशर एट 1, मतलब यहाँ पे जो प्रेशर आपने अप्लाई किया, ठीक है, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू प्रेशर एट दिस पॉइंट P2। तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, F1 ओवर A1, दिस मस्ट मैच विद F2 ओवर A2। इसमें से F2 को सेपरेट करें, क्योंकि मैं इस फोर्स में इंटरेस्टेड हूँ जो कि इस बड़े पिस्टन पे ऊपर अप्लाई हो रही है। दिस इज A2 ओवर A1 F1। आप बताएंगे A2 ग्रेटर है या A1 ग्रेटर है? A2 ग्रेटर है, क्योंकि ये है A2 ओवर A1, इसका मतलब ये 1 से बड़ी क्वांटिटी है, इसको हम बोल रहे हैं एम्प्लीकेशन फैक्टर। तो जितनी फोर्स आप एक तरफ से लगा रहे हैं वो एम्प्लीफाई हो के दूसरी तरफ से जनरेट हो रही है। आप यूं इमेजिन करें कि ये अगर A1 जो है वो 1 मीटर है, ठीक है, ठीक है, डायमीटर मैं बता रहा हूँ इसका सेक्शन का। इसका अगर डायमीटर 1 मीटर है और लेटर से दूसरी तरफ 10 मीटर है या इसका 5 टाइम्स है, तो A2 और A1 क्या बन जाएगा? 5 बनेगा। सो F2 जो कि सेकंड साइड में फोर्स आ रही है वो 5 टाइम्स F1 है। कि आपने अगर 1 पाउंड फोर्स अप्लाई की है तो दूसरी तरफ कितनी मिल रही है आपको? 5 पाउंड। अगर आपने 10 पाउंड अप्लाई की है फोर्स तो दूसरी तरफ 50 पाउंड मिल रही है। तो चूंकि ये एरिया A2 ग्रेटर है A1 से, ये एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है। तो यहाँ पे आप स्मॉल फोर्स अप्लाई करके उसको एम्प्लीफाई करते हैं इधर। एंड द गुड थिंग इज दैट इन दिस वे यू कैन लिफ्ट ए कार और एन एलिफेंट, वट एवर यू हैव पुट ऑन दिस सिलेंडर, इसके ऊपर जो कुछ भी आपने रखा हुआ है। तो आप यहाँ स्मॉल फोर्स अप्लाई करके इधर से एम्प्लीफाइड फोर्स ले लेते हैं।